दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज बहुत खुशखबरी का दिन है दोस्तों, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे 15,000 सवाल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से इस सीरीज को तैयार किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर कराऊँ और 15,000 सवाल हम अपनी क्लास में आज कवर कर रहे हैं। आज हमारा 500 नंबर का लेक्चर है। ये 500 नंबर का लेक्चर ऐसे ही नहीं हो गया। सोचो अगर डेली मैं एक क्लास लेता हूं तो 500 दिन तक लगातार मेहनत मैंने किया है, तब जाके ये सीरीज यहां तक पहुंची है। और धीरे धीरे करके रोज 30-30 सवाल पढ़ते पढ़ते आज हम अपने 15,000 सवाल को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरीके से हम इस सीरीज में धीरे धीरे जीएस के एक से एक सवालों को समाहित करते हुए चल रहे थे। और आज ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो रहा है। ठीक है, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स जो था दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर हल किए। 4 पार्ट कराया, ये 5वां पार्ट है। यानी 30 के हिसाब से देखा जाए तो 150 सवाल तो सिर्फ आपके इस आधुनिक भौतिकी से आपने हल किए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ये आपसे निवेदन है। बाकी स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिए हैं, इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम अपनी क्लास में आज प्राप्त करने वाले हैं। यदि आपको भरोसा है नितिन सर पर तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे पेड कोर्स के साथ। फ्री वाली जो क्लास चल रही थी तो अपनी जगह ही है। पेड कोर्स दोस्तों एक बार आप पढ़ के देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आनंद आ जाएगा पढ़ करके। इतना मेहनत से जो है क्लास तैयार किया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को। पहला सवाल दे रहा है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड दोस्तों किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था से जब तुलना किया जाता है और बाद के समय में जब उसकी आयु सिर्फ आधी रह जाती है तो उसी को अर्धकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए औसत जीवन काल व्यक्ति का 70 साल है। अब मान लीजिए 35 साल की अवस्था अगर व्यक्ति ने पूरा कर लिया तो यही कहेगा ना कि हमने अपनी आधी जीवन काट दिया, हमने अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया। तो ये हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता, नोट कीजिएगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ, यहीं से नोट कर लीजिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता, पदार्थ की सक्रियता कहां से? उसके प्रारंभिक, ठीक है, उसके प्रारंभिक सक्रियता से जब ठीक आधी रह जाती है, ठीक है, उसके प्रारंभिक सक्रियता से जब आधी रह जाती है, ठीक है, आधी रह जाती है, बस उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों यूरेनियम डेटिंग एक मेथड है, इसके द्वारा किसकी गणना की जाती है? दोस्तों जैसे बहुत पुराने अगर कोई पर्वत है, मान लीजिए बहुत पुराने पर्वत हैं कोई, और आपको पता करना हो कि पर्वत कितना पुराना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? भाई उस जमाने में कोई था नहीं तो कितना ज्ञात करेंगे? जैसे लोग कहते हैं ना कि ये पर्वत भाई 2 मिलियन साल पुराना, तो पता कैसे चलता है? ये यूरेनियम डेटिंग मेथड से पता चलता है। या फिर जैसे हमें पृथ्वी की आयु का पता लगाना हो तो भी दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि से हम पता कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी दोस्तों इतने आगे चला गया है, इससे दोस्तों ये पता चलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, करा पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। ठीक है, ये दोस्तों और खतरनाक आ गया, ये अभी नया नया आया है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। ये दोस्तों अत्यधिक पुराने पर्वतों आदि का पता लगाने के लिए, ठीक है, पर्वतों आदि का पता लगाने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। नाम क्या है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो आप दोस्तों यूरेनियम डेटिंग तक ही जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए, पोटेशियम आर्गन डेटिंग के माध्यम से भी, ठीक है, अति प्राचीन चीजों का पता लगाते हैं। ठीक है, यहां कह रहा दोस्तों अगर कोई मृत पेड़ पौधा हो या मृत जानवर हो और उसकी आयु का दोस्तों निर्धारण करना हो तो कैसे किया जाएगा? तो याद रखिएगा C12 और C14। ठीक है, कौन कौन सा मेथड दोस्तों? C12 और C14। ठीक है, यानी यहाँ पर कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12
और कार्बन 14 जो विधि है दोस्तों, ठीक है, कार्बन 14 जो विधि, इससे दोस्तों पता कर सकते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह या वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, वैदिक काल की चीज़ें जब हम पता करते हैं, सिंधु सभ्यता की चीज़ें जब हम पता करते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो वो सब दोस्तों इसी कार्बन 14 मेथड से या कार्बन 12 मेथड से दोस्तों हम उन समय की जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए पुरातत्व वेत्ताओं ने कहीं पर खुदाई किया, उन्हें कुछ मिल गया, ठीक है, कोई सामान मिल गया, अब ये पता करना वो सामान कितना पुराना है, तो इसी मेथड से दोस्तों पता चल पाता है, ठीक है, अगर वो कोई सामान इस तरह से मिला है तो, ठीक है। करा हीलियम के नाभिक में होता है, ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों। हीलियम का अच्छा परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है दूसरे नंबर पर। और संयोग देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्रोटॉन भी होते हैं, इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन भी होते हैं और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बड़ा प्यारा सा सवाल है। करा परमाणविक ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है, किसके अधीन, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कभी कभी ऐसा सवाल भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सब मॉडर्न फिजिक्स के सवाल हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल करा परमाणु ऊर्जा विभाग, यहाँ डिपार्टमेंट की बात करा दोस्तों, करा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना ये कब की गई थी, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा, सीधा सीधा जवाब देना है, तो याद रखेगा 1954 में, ठीक है, 3 अगस्त 1954 में दोस्तों स्थापित किया गया था, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1954, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ 2 बातें और याद रखेगा, कभी दोस्तों आपसे डीआरडीओ पूछ ले तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है, कभी दोस्तों आपसे इसरो पूछ ले तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, ये भी आप याद रखेंगे, 1958, 1969 और 1954 यहाँ याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को दोस्तों, इन्हीं के नाम पे बार्क पड़ा हुआ है, ठीक है, बार्क जो आप पढ़ते हैं ट्राम्बे में, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो बार्क है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये आपके ट्राम्बे में स्थित है, ठीक है, ट्राम्बे में स्थित है, और ट्राम्बे कहाँ है दोस्तों, ये आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे सवाल। अगला सवाल देखिए, करा टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, ठीक है, टाटा, ध्यान से पढ़िएगा, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना दोस्तों, ये स्थापना कब हुआ है, तो ये और पहले हुआ है, ये 54 के पहले भी चल जाइए दोस्तों, फंडामेंटल रिसर्च ये हुआ है 1945 में, ठीक है, 1 जून 1945, ये जो समय चल रहा था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, इसी समय दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा भाभा के सहयोग से, ठीक है, भाभा के सहयोग से यह स्थापित हुआ था टाटा फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, कब दोस्तों, 1945 में दोस्तों ये फंडामेंटल रिसर्च सेंटर खुला है, ये आप याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग, अभी पीछे जो आपने पढ़ा था दोस्तों वो पढ़ा था परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग, और क्या पढ़ा था दोस्तों, आपने पढ़ा था कि इसकी स्थापना 3 अगस्त को 1954 में हुआ था। देखिए अगला सवाल भी नीचे दे रहा है भाई, वही सवाल, ठीक है, रिपीट हो गया, गलती से रिपीट हो गया होगा, ठीक है, तो पुनः यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, यह 3 अगस्त 1954 को दोस्तों क्या हुआ था, स्थापना हुआ था भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की। लेकिन पहला सवाल अलग है, यहाँ पे ऊर्जा विभाग है और यहाँ पे ऊर्जा आयोग है, तो इस वजह से दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, जो कमीशन बना था वो पहले बना था, तो ये कब आया था दोस्तों, कमीशन आया था 1948 में, ठीक है, कमीशन कब बना था, 1948 में 10 अगस्त को बना था, ठीक है, 10 अगस्त
10 अगस्त 1948 को ये कमीशन बना था, इसको याद रखेंगे। इस कमीशन का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, पुनः दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर इस कमीशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, भाभा, आप समझ लीजिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। बाकी अगला सवाल मैंने बता ही दिया। आगे कह रहा तारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण होता है दोस्तों, तारों में प्लाज्मा क्यों बनता है? ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का जो फोर्थ स्टेज है, चौथी अवस्था है, वो दोस्तों किसे माना जाता है? वो प्लाज्मा को ही माना जाता है। और तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। ठीक है, उच्च तापमान। ठीक है, क्योंकि दोस्तों तारों में आप जानते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इस वजह से दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है ये प्लाज्मा बनने का। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, बढ़िया पॉइंट हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत का, पिछली वाली क्लास में मुझे लगता है मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया था क्या, थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, मैं यहां समझा दूं आपको। भारत का पहला व्यावसायिक अगर पूछे, ठीक है, भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछेगा तब दोस्तों आप अपना जवाब दीजिएगा, क्या बताएंगे? कलपक्कम। क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप बताइएगा कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम जो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, और कलपक्कम में ही याद रखेगा यहीं पर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी दोस्तों स्थित है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं IG, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, AGARC भी दोस्तों ये कहाँ पर है? ये अभी इसी कलपक्कम में स्थित है। अभी जो पूछ रहा सवाल है थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र पूछे तब दोस्तों आप कुडनकुलम बताइएगा। क्या बताएंगे? तब आप क्या बताएंगे? कुडनकुलम बताएंगे। मुझे लगता है मैंने पीछे कहीं गड़बड़ कर दिया है, ये कलपक्कम को बता दिया, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। हो सकता है सही बताया हूं, मेरे मन का भ्रम हो, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो कुडनकुलम है। हालांकि दोनों ही आपके तमिलनाडु में स्थित थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कलपक्कम दोस्तों कांचीपुरम में था, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो कुडनकुलम इसको किसकी सहयोग से बनाया गया दोस्तों? तो याद रखेगा रसिया के सहयोग से। ठीक है, इसको रसिया के सहयोग से बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, करा प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम AC कहते हैं, AC करंट। ठीक है, तो याद रखेगा भारत में AC का उत्पादन, भारत में ठीक है इसी धारा का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी धारा का उत्पादन होता है, और आपको इसके बारे में मैंने बताया कि उत्पादन कितने हर्ट्ज में होता है दोस्तों? 50 हर्ट्ज का। ठीक है, इसका आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। इसी तरह से मन में आ गया होगा सर DC का आविष्कार किसने किया था? तो DC का आविष्कार अज्ञात है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग थॉमस एल्वा एडिसन को मानते हैं। किसे मानते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन को दोस्तों मानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। बाकी प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला को माना जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखेगा जो दिष्ट धारा होती है, यानी जो DC करंट होता है, ठीक है, उसके लिए अज्ञात है। कुछ लोग दोस्तों मानते हैं, इसलिए उसको मैंने अलग से लिख दिया है। दोनों पॉइंट यहां मेंशन कर दिया हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। करा मैनहट्टन परियोजना क्या है दोस्तों? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय दोस्तों ये मैनहट्टन परियोजना आई थी। याद रखेगा परमाणु बम के निर्माण के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के निर्माण हेतु, ठीक है, परमाणु बम के निर्माण हेतु, ठीक है, निर्माण हेतु यह मैनहट्टन परियोजना शुरू की गई थी। अच्छा, मुझे बताइए परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, परमाणु बम का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? ओपेनहाइमर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ध्यान देंगे दोस्तों, अब तक मैं आपको कुल 6 विषय पढ़ा चुका हूं। बहुत जल्द दोस्तों ये 7वां विषय भी हमारा कवर ही होने वाला है, ठीक है। तो 6 विषय में पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा संविधान हो गया, पूरा आपका जो है भारत का भूगोल हो गया, पूरा विश्व का भूगोल हो गया, ये सब पढ़ा दिया। अब आपको 7वें विषय में हम लोग यहाँ फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था 456 नंबर से और अब आ गए दोस्तों 500 नंबर पे। इस आधार पे आप चेक करेंगे तो फिजिक्स में दोस्तों हमारा कितना लेक्चर हो गया अब तक, 45 लेक्चर दोस्तों हम लोग फिजिक्स में अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 45 लेक्चर इतना पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है 50 तक चलेंगे। 1-2 लेक्चर और है जिसमें हम कुछ आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 50 तक जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। अगला दे रहा है मैनहट्टन परियोजना का कोड नाम क्या था, ठीक है। मैनहट्टन जो परियोजना था इसका कोड नाम क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये परियोजना मैंने बता दिया द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो परमाणु बम का निर्माण होता उसलिए किया था, इसका नाम था वाई, ठीक है। प्रोजेक्ट वाई दोस्तों रखा गया था इसका कोड नेम, ठीक है। इसका कोड नेम क्या था दोस्तों, प्रोजेक्ट वाई रखा गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है कि लास एलामोसा प्रोजेक्ट, ठीक है। लास एलामोसा प्रोजेक्ट, इसका भी नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसका भी संबंध दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से है। द्वितीय विश्व युद्ध में वैज्ञानिकों के द्वारा जो ओपेनहाइमर के नेतृत्व में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, किसके द्वारा, ओपेनहाइमर। अरे सर ये ओपेनहाइमर तो इन्हीं को तो जनक कहा जाता है, इन्हीं को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। तो इनके नेतृत्व में एक दुनिया का पहला कृत्रिम विस्फोट किया गया, ठीक है। तो लिखिएगा इन्हीं के नेतृत्व में दुनिया का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला कृत्रिम विस्फोट किया गया, ठीक है। कृत्रिम विस्फोट किया गया, ठीक है, कृत्रिम विस्फोट किया गया था और उसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया लास एलामोस प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या दिया गया नाम, लास एलामोस प्रोजेक्ट नाम दिया गया, ठीक है। और ये जो लास एलामोस प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये जो अमेरिका है वहां पे मैक्सिको देश सुना होगा, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, उसी के पास में दोस्तों हुआ था। इसे ट्रिनिटी भी नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रिनिटी नाम भी दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन, टेलीटाइप, इन सभी में से सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था। तो बहुत छोटा सा सवाल कर दिया दोस्तों, सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। किसका, अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गलत जवाब है, गैलीलियो नहीं किया था, हेंस लिपर्सी ने किया था। किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, हेंस लिपर्सी ने। किसने किया था, हेंस लिपर्सी ने किया था दूरबीन का आविष्कार, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो गैलीलियो पढ़ते हैं उन्होंने सुधार किया था दूरबीन में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था। जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, आधुनिक पेंसिल, ये इसका आविष्कार कहां हुआ था। देखिए कलम का आविष्कार माना जाता है, कलम का आविष्कार दोस्तों ये मिस्र में माना जाता है, ठीक है। कलम का आविष्कार दोस्तों मिस्र में माना जाता है। पेंसिल का आविष्कार दोस्तों यूरोप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पेंसिल का आविष्कार दोस्तों यूरोप में हुआ था। यूरोप में कहां पर, यूरोप तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो यूरोप में किस देश में हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रांस में हुआ था, ठीक है। फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में दोस्तों हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो निकोलस कांटे नाम था, ठीक है। पेंसिल का आविष्कार दोस्तों किसने किया है, इसका नाम था निकोलस कांटे, ठीक है। निकोलस कांटे, ठीक है। कांटे ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कांटे ऐसे लिखेंगे, निकोलस कांटे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये इनका नाम है। आगे देखिए, करंट टेरा ब्लू एक्सटी, ठीक है। टेरा ब्लू एक्सटी टीजे, ये दोस्तों क्या है, ये एक तरह का यंत्र है जो समय से पूर्व ही मिर्गी को भांप लेता है, ठीक है। लिखिएगा यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है जो समय से पूर्व ही मिर्गी जो बीमारी है ना, मिर्गी को
मिर्गी को भाप लेता है, ठीक है, भाप लेता है मतलब उसको जान जाता है, ठीक है, तो उसका पता लगा देता है, उसका संकेत दे देता है। ये जो इसका नाम है टेरा ब्लू XTTJ, ठीक है, टेरा ब्लू XTTJ इसका नाम है, याद रखेंगे। अगला सवाल आता है कि ये जो डिवाइस है इसका निर्माण जो है किसने किया था, ये आपसे सवाल आता है। तो इसका निर्माण किया था राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने, ठीक है, किसने किया था, इसका निर्माण किया था राजलक्ष्मी बोरठाकुर, किसने किया था, राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका दोस्तों, टेरा ब्लू XTTJ, ठीक है, टेरा ब्लू XTTJ, ये आप याद रखेंगे। करा आधुनिक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है, करा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये दोस्तों किसने बनाया है, तो ये विक्रम साराभाई ने बनाया था 1947 में, ठीक है, देश की आजादी के समय, ठीक है, किसने बनाया था, विक्रम साराभाई ने, ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है। MRI का दोस्तों, MRI किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों, तो MRI का फुल फॉर्म दोस्तों पूछता है, ठीक है, तो यम तो मतलब हो जाता है दोस्तों मैग्नेटिक, ठीक है, इसका तो काम भर का आसान रहता है। आर का मतलब आप कंफ्यूजन में जो गड़बड़ी करते हैं, इसका मतलब होता है रेजोनेंस, क्या होता है दोस्तों, रेजोनेंस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इमेजिंग, आई का मतलब हो जाता है इमेजिंग, क्या हो जाता है, इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग। इसी तरह से एक शब्द आपने पढ़ा होगा सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन में सीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है इसका मतलब, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा MRI का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, MRI के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता करते हैं दोस्तों, और इसका आविष्कार किसने किया था, तो उनका नाम था रेमंड, ठीक है, रेमंड, ये कपड़ा वाला रेमंड नहीं दोस्तों, ये अलग रेमंड है, ठीक है, इनका नाम था रेमंड, चेक कर लीजिएगा, दमदियान, ठीक है, इसके आगे एक शब्द लिखिएगा दमदियान, ठीक है, रेमंड दमदियान ये पूरा नाम है। इन्होंने MRI की जो मशीन थी दोस्तों इसका आविष्कार किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर में, किसमें मापा जाता है, गीगर मूलर काउंटर में दोस्तों मापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो कई बार सवाल आ चुका है। करा कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज दोस्तों किसने किया था, ये अच्छा सवाल दे दिया। रेडियो सक्रियता की खोज तो क्यूरी आ जाता, और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज याद रखेगा क्यूरी मैडम की, मैरी क्यूरी की पुत्री थी, उन्होंने किया था, ठीक है, लिखिएगा मैरी क्यूरी की पुत्री, ठीक है, मैरी क्यूरी की पुत्री के द्वारा दोस्तों ये कृत्रिम आला खोजा गया, उनका नाम था आइरीन क्यूरी, क्या नाम है दोस्तों, पुत्री का नाम था आइरीन क्यूरी, ठीक है, आइरीन क्यूरी, ये आप दोस्तों याद रखेंगे। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज दोस्तों इन्होंने किया था, ठीक है, तो ये अलग अलग सवाल हो जाएगा, सब ध्यान से पढ़िएगा। भारत से पूर्व कितने देशों ने परमाणु बम का दोस्तों परीक्षण किया था, तो याद रखेगा कुल 5 देशों ने पहले ही दोस्तों, भारत जब नहीं किया था उसके पहले ये लोग परमाणु परीक्षण कर चुके थे। कौन कौन से देश हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला देश था अमेरिका, सबसे पहले तो ओमेन हाइपर के ठीक है नेतृत्व में इसी ने किया था। दूसरा देश है रूस, ठीक है। तीसरा देश दोस्तों लिखिएगा चीन, ठीक है, चीन भी कर चुका था। चौथा देश दोस्तों फ्रांस कर चुका था, ठीक है। कितने हो गया दोस्तों, हाँ, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया। एक और यूरोप का लिख लीजिए दोस्तों, ये आपका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन भी कर चुका था। तब जाके दोस्तों छठे नंबर पे भारत आया, जिसने अपनी टेस्टिंग किया था 1974 में। पहली टेस्टिंग जो भारत की थी वो 1974 में था, जो दूसरी टेस्टिंग थी वो 1998 में था, ठीक है। तो इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, करा थोरियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला पहला रिएक्टर दोस्तों कौन है, ठीक है, थोरियम का। और याद रखेगा दोस्तों यह विश्व का पहला रिएक्टर है, ठीक है, विश्व का पहला नहीं कहिए, विश्व का एकमात्र रिएक्टर, विश्व का एकमात्र रिएक्टर, ठीक है, जो ईंधन के रूप में थोरियम का यूज करता है, ठीक है, जो ईंधन
ईंधन के रूप में किसका यूज करता है दोस्तों? थोरियम का प्रयोग करता है। ठीक है, दुनिया में और कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है दोस्तों। कौन सा है? कामिनी। ठीक है, कामिनी। इस रिएक्टर का नाम क्या दोस्तों? इस रिएक्टर का नाम है कामिनी रिएक्टर। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों, इस रिएक्टर का नाम क्या दोस्तों? कामिनी नाम है। ठीक है, थोरियम को ईंधन के रूप में दोस्तों यूज करता है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये है कहां पर? ये कलपक्कम में स्थित है। कहां पर दोस्तों? कलपक्कम। और कलपक्कम कहां दोस्तों? कलपक्कम आपके तमिलनाडु में है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्लूटोनियम 239 ईंधन दोस्तों कैसे प्राप्त किया जाता है? तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, लिखिएगा, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है? इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है? कुछ तरीका है क्या इसका? हाँ, तरीका ये है कि सबसे पहले यूरेनियम 235 ले लेते हैं। ठीक है सर, हमें प्लूटोनियम 239 बनाना है, लेकिन लेंगे यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 से न्यूट्रॉन विकिरण द्वारा, ठीक है, न्यूट्रॉन विकिरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? प्लूटोनियम 239 को प्राप्त किया जाता है। तो एक तरह से यूरेनियम से ही ये प्लूटोनियम निकलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा जीरो पावर रिएक्टर। ठीक है, जीरो पावर रिएक्टर दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखेगा, जिसका प्रयोग सिर्फ अनुसंधान के लिए होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु होता है। ठीक है, अनुसंधान हेतु होता है, बिजली उत्पादन हेतु नहीं। ठीक है, बिजली उत्पादन हेतु नहीं। ठीक है, याद रखेंगे, बिजली उत्पादन के लिए नहीं, केवल और केवल दोस्तों सिर्फ अनुसंधान के लिए जिस रिएक्टर का यूज करते हैं उस समय उसे हम क्या कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। ये भी सवाल आप अपने दिमाग में याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, फिर दोस्तों आज ये हमारा 15,000 सवाल। ठीक है, बहुत मेरी इच्छा थी, अब आगे टारगेट करूंगा 20,000 सवाल। ठीक है, अगला टारगेट क्या? सीधे 5,000 पे। ठीक है, फिर उसके बाद 25,000 सवाल का टारगेट। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, बड़ा आनंद आता है पढ़ाने में। क्या है देखिए, अभी तो आपका फिजिक्स विषय समाप्त हुआ, अभी केमिस्ट्री पूरा पढ़ाना बाकी है, पूरी बायोलॉजी पढ़ाना बाकी है, पूरा जो है इकोनॉमिक्स बाकी है, पूरा इन्वायरमेंट आपको पढ़ाऊंगा, पूरा कृषि आपको पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ाऊंगा, तो बहुत, फिर स्टैटिक जीके आ जाएगा, बहुत अभी है। ठीक है, तो एकदम मतलब ये सीरीज लंबी चलती है। चलाइए, पीछे का लेक्चर आप जरूर जाके देखिए। आपका जो भी विषय कमजोर है, आपको लग रहा है सर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोल लीजिए, 45 लेक्चर खाली। 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री आपको इसी तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सवाल जवाब के तरीके से पढ़ा दिया गया। एक सिंगल टॉपिक नहीं है जिस पे क्लास में चर्चा ना हुआ हो। ठीक है, तो आप आइए, पढ़िए, इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिलने वाली। आप चाहे जितना तलाश कर लो, कम समय में बेहतर क्लास आप चाहे यूट्यूब पे जहां ढूंढ लो नहीं मिलेगा। कहीं क्वालिटी मिलेगा तो समय अनायास का ज्यादा जाएगा, कहीं समय कम लेगा जो इंसान, पता चल रहा वहां क्वालिटी नहीं मेंटेन है। कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ जरूर रहेगा, आप ट्राई कर लो। और बाकी तो आप पढ़ रहे होंगे अगर ईमानदारी से, तो आपको भी पता होगा कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं और परीक्षा में आते भी हैं, नहीं आते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कीजिए। सारी क्लासेस दोस्तों इसी पे चल रही हैं। यहाँ पे आके कम से कम डेमो देख लीजिए, डेमो का कोई चार्ज नहीं है, तो डेमो फ्री में है, आप देख लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई समस्या है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कोई सुझाव है, ठीक है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।